नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आतंकी सरकार बनने से विश्व भर में हाहाकार है। दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है। आखिर आतंकियों की सरकार पर, ऐसे लोग जिन पर यूएन के सैंक्शंस हैं, करोड़ों का इनाम है, उनकी सरकार पर भरोसा करें तो कैसे करें? आज ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के 5 प्रभावशाली बढ़ते देश एक साथ बैठेंगे, हालांकि वर्चुअली। तब इस पर चर्चा होना तय है। इस बार भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बतौर अध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज की तस्वीर दुनिया देख रही है। आतंकियों की सरकार है। आतंक और दहशत बरकरार है। सरकार के ऐलान के साथ ही फरमान भी आने लगे। महिलाएं अधिकारों से बेदखल हो गईं। आवाज उठाने वालों को चुप कराने का फरमान आ गया। इसी बैकड्रॉप में आज शाम ब्रिक्स सम्मेलन है, जहां अफगानिस्तान और तालिबान राज पर चर्चा तय है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज सभी देशों के प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिरकत करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल होंगे। इससे पहले 2016 में गोवा में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। We have transformed India into one of the most open economies in the world today. As governments, we count on the BRICS Business Council to work with us to achieve our common aim of strengthening mutual trade, enhancing business opportunities. भारत ने अपनी अध्यक्षता में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। इनमें आतंकवाद और तालिबान सबसे ऊपर होगा। पड़ोस में आतंकी सरकार बनने से भारत की चिंता वाजिब भी है। भारत इस मसले पर रूस से बात भी की है। कल ही भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में बैठक हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की। तालिबान पर भारत रूस साथ है, लेकिन तालिबान का मददगार चीन अकेला पड़ गया है। The situation in Afghanistan is not that easy, is not that predictable, and we feel that this nation is sick of war, is sick of bloodshed. That this nation needs time to introspect, time to recuperate. Let's give it some time. It is maybe too early to talk. गलवान में झड़प के बाद दूसरी बार पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। अब देखना है कि ब्रिक्स के मंच पर तालिबान पर चीन का रुख क्या होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार अफगानिस्तान के साथ साथ आतंकवाद, कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। लेकिन क्या पूरा क्षेत्र एकजुट है? चीन का रुख क्या होने वाला है? एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा, चीन ने लगभग $32 मिलियन की सहायता करने की मंजूरी दी है। तालिबान की सहायता करेंगे, चाहे वो अनाज होगा या कपड़े होंगे। $32 मिलियन की मदद मिलेगी तालिबान को। तो क्या इससे तालिबान मजबूत और आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ने का खतरा है? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, उसका रुख तो हमें काफी दिनों से दिखाई दे रहा है। चीन ने ऑलमोस्ट तालिबान की डिफेक्टो रिकॉग्निशन कर दी थी जब तालिबान ने अभी काबुल पे कब्जा भी नहीं किया था। उन्होंने उसके डेलीगेशन से मिले, बातचीत करी, और अब तो बिल्कुल जब तालिबान की, हालांकि आतंकियों से भरी हुई सरकार ने गद्दी संभाल ली है, स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, उसके बावजूद चाइना
का इस तरह खुल के सामने आना, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पत्ते पूरे खोल के रख दिए कि जैसी भी सरकार बनी है उन्हें उससे कोई परहेज नहीं। देखिए, चाइना में वन पार्टी रूल है, वो ना तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ना ही उन्हें कोई ऐसा इंटरनेशनल रूल या लॉ को लेके कोई ज्यादा प्रेम है। और आतंकवाद से जो आने वाले दिनों में खतरा पैदा होगा अफगानिस्तान से, उससे भी उन्हें कुछ लिमिटेड सा ही खतरा है। आप देखिए उन्हें खतरा क्या है, उनकी शिजियांग जो प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनकी फंडामेंटलाइजेशन को लेके थोड़े से चिंतित है। 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो 75 किलोमीटर का बॉर्डर है शिनचियांग के साथ। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट खतरा है, लेकिन यही बात मुल्ला बिरादर से कही भी थी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जब वो तियानजिन गए थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन जनरल कुलकर्णी, क्या चीन और पाकिस्तान का इस तरह तालिबान के समर्थन में आना आतंकवाद को, इस सरकार को बहुत मजबूती देगा और इससे क्या इस पूरे क्षेत्र को खतरा बढ़ जाता है? कोई शक नहीं गौरव, कोई भी शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन का इस तरीके से गठबंधन और जिस प्रकार से तालिबान को एक तरीके से उसकी हौसला अफजाई और जिस प्रकार से एक आतंकवादी अपना देश जिसको मिला है अफगानिस्तान चलाने के लिए, मुझे लगता है अफगानिस्तान का नाम बदली होकर के वो तालिकिस्तान हो जाएगा। तालिबान, चीन और पाकिस्तान, और ये तीनों मिलकर के अब अफगानिस्तान को चलाएंगे, वो अफगानिस्तान नहीं रहेगा। इस ऐसे मौके पर चीन जो है हमेशा आप देखेंगे, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसने बहिष्कार करने की कोशिश की, रूस ने भी बहिष्कार करने की कोशिश की। तब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ब्रिक्स हो रहा है, इसमें भी चीन यही बोलेगा कोई बात नहीं, अब उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, या कि जिस तरीके से बहिष्कार हो जाए। फिर आएगा एससीओ में बाकी देश भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, और ऑब्जर्वर स्टेटस में अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। अब आप देखिएगा उसमें वो शामिल करने की किसी भी प्रकार से भारत को चीन जो है मौका नहीं देगा अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को आइसोलेट करने के लिए। मकसद ये होगा कि किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, और ये जिस प्रकार से $30 बिलियन जी एड आ रहा है गौरव, आप देखिएगा चीन की नजर किसके ऊपर है, बगराम पर। जिस तरीके से हम्मन टोटा चला गया श्रीलंका के हाथ से, उसी माफिक आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके, चाहे वो खान कॉरिडोर हो, चाहे वो बगराम एयरफील्ड हो नेक्स्ट टू काबुल, ये सब का सब चीन के हाथ में जाएगा। नहीं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अमेरिका जहां नहीं कुछ कर पाया, रूस जहां कुछ नहीं कर पाया, ब्रिटेन का साम्राज्य जहां कुछ नहीं कर पाया था, वहां क्या चीन कुछ कर पाएगा? लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है एम्बेसडर मल्होत्रा कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जिस सरकार में हो, जिन पर यूएस की बाउंटी हो या इनाम हो करोड़ों डॉलर का, क्या यूएन बहुत असहाय है? क्या यूएन का सैंक्शन का कोई मायने नहीं है? कैसे यह सरकार चलेगी तालिबान की? जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, हम भारत तो काफी समय से कहता आ रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबको रिफॉर्म करने की जरूरत है। इनफैक्ट ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रिफॉर्म की बात ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये बहुत कमजोर ऑर्गेनाइजेशंस है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया देखती रही, उनके सामने डेजिग्नेटेड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ना सिर्फ काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद हुआ क्या? आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को पढ़िए आप, वो उनको कहीं भी कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहीं भर्त्सना नहीं करी। वो तो उनसे अपील कर रहे हैं कि भैया आप एक इंक्लूसिव सरकार बना लीजिए, भैया आप ऐसा मत करिए कि आपकी जमीन से हमारे खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हो, आप ह्यूमन राइट्स की वो है रक्षा कीजिए, वुमेन्स का राइट रखिए, सबके इसके बारे में बात करिए। तो पूरी दुनिया जिस तरह से घुटनों पे आ गई है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है जी। इससे हो क्या रहा है कि इस तरह की जो है कि आपकी बुलेट की विक्ट्री ओवर बैलेट, तो एक बहुत बड़ा ही गलत ट्रेंड है जो सेट कर रही है। आने वाले वक्त में इसको एम्बोल्डन करेगी जी, क्योंकि प्रजातंत्र कमजोर पड़ता जा रहा है। आप अमेरिका को देखिए, कितना दयनीय और निस्सहाय अमेरिका की स्थिति इस समय हो गई है जनरल कुलकर्णी, कि अमेरिका के 6 विमान मज़ारे शरीफ एयरपोर्ट पर खड़े हैं।
कई सौ अमेरिकी नागरिक और अफगान लोग जिनको निकालना है वो हफ्तों से उन विमानों के पास हैं और तालिबान उन्हें जाने नहीं दे रहा है और अमेरिका के विदेश मंत्री कुछ कर नहीं पा रहे, अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या केवल बंदूक का जोर चलेगा और ब्रिक्स की समिट से क्या कुछ निकलेगा या कुछ नहीं निकलेगा? जनरल कुलकर्णी, गौरव, ये विडंबना है आज की तारीख में। ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी विडंबना है कि अमेरिका बिल्कुल लाचार इस तरीके से खड़ा है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये क्यों है? ईरान जो है अमेरिका के बरकला, रूस जो है अमेरिका के बरकला, चीन जो है अमेरिका के बरकला, पाकिस्तान दोहरी चाल, तो अमेरिका से भी एड ले, चीन से भी एड ले, सब विश्व से एड ले और अपने आप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकाल। तो ये जो चाल चल रहे हैं सारे के सारे, अफगानिस्तान एक पैंदा बन गया है जिसके कारण आज वाकई कोई शक नहीं क्यों लोग सारे देश बात कर रहे हैं तो कर नहीं पा रहे। सबके सब एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोई उसका बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा, कोई सैंक्शंस लगाने की बात नहीं कर रहा, कोई उसको कट ऑफ करने की बात नहीं कर रहा, सबके सब। और आप देखें अफगानिस्तान पर्यायवाची है पाकिस्तान का हकानी नेटवर्क चला रहा है। 33 में से 20 हकानी नेटवर्क ISI के ऑपरेटर्स है सारे के सारे जो उस मिनिस्टर्स के बने हुए हैं। 18 के ऊपर यूएस करोड़ों के पैसे लगे हुए हैं उनके सर लाने के लिए जो यूएस ने घोषित किया। कुछ नहीं, सब बोल रहे हैं, करने में आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है। उनको डर है कि ये कहीं जो अलकायदा है, ISIS के है, तालिबान है, लश्कर-ए-तैयबा है, ये जैसे ये सारे के सारे डरा दिया है, दुनिया डर गई है। या ये यूं माने कि अमेरिका भले ही डर गया हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर एम्बेसडर मल्होत्रा हम स्थिति देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने तो बोल दिया है कि जब तक महिलाओं को आप क्रिकेट नहीं खिलाएंगे आपकी पुरुषों की टीम भी नहीं आ सकती ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। या ये बहुत छोटे मोटे कॉस्मेटिक कदम है क्योंकि $32 मिलियन की मदद अनाज अभी चीन दे देगा, 30 टन अनाज अभी यूएई ने दे ही दिया। ईरान और अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार वो ईंधन पर, पानी पर और व्यापार बढ़ा ही लेंगे। तो क्या तालिबान को एक तरह से कहें लेजिटिमेसी मिल ही गई है? रूस का आपकी दृष्टि में एम्बेसडर मल्होत्रा क्या रुख है? देखिए, रूस अभी खुल के सामने नहीं आया। रूस की समस्या ये है कि वो तालिबान को नकार भी नहीं रहा और लेकिन तालिबान की सरकार में आने से जो पूरे सेंट्रल एशिया में पूरी जितने भी देश हैं वो सब मुस्लिम्स हैं और वो बैकयार्ड है रशिया का। उसके बाद चेचनिया कॉकेशस में है। तो रशिया के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है और नारकोटिक्स की भी जो समस्या है वो भी अफगानिस्तान से होती हुई आती है। तो इन सब चीजों को लेकर रूस चिंतित भी है, लेकिन रूस अब चाइना के साथ भी उसका कोऑपरेशन काफी कुछ बड़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम रशिया ये नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा सेंट्रल एशिया में बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि इस समय एक बड़ा दिलचस्प ग्रेट गेम चल रहा है और इसमें भारत का रुख होना क्या चाहिए, भारत का रुख है क्या? क्योंकि अगर कुछ लोग ये आकलन करें जनरल कुलकर्णी कि ये चीन और पाकिस्तान की जीत है, तो क्या ये असल में चीन और पाकिस्तान की जीत है? क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी लगभग रोज पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, या फिर इतने बड़े देश पर कब्जा करने के लिए अगर कुछ सिपाही पाकिस्तान के मारे भी जाएं तो कोलैटरल डैमेज है, पाकिस्तान को यह मंजूर होगा। अपने 150 बच्चे मरवाकर पाकिस्तान खुश था। गौरव, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ही इसका सूत्रधार है। पाकिस्तान जो है वो चीन का एक पैंदा बन करके जिस प्रकार से पाकिस्तान मदद कर रहा है चीन की, और आज खासकर जब रूस और चीन, ईरान, पाकिस्तान ये सब के सब मिल करके तालिबान के साथ खड़े हैं। आप देखिएगा तालिबान 1 में 3 सरकारें थी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान। आज की तारीख में ना सऊदी अरेबिया है ना यूएई है, पाकिस्तान इज अ कॉमन फैक्टर। और उस पाकिस्तान के साथ अब कौन खड़ा है? चीन, रशिया, यूएई, कतार, ये ईरान, ये सब के सब खड़े, इनके एम्बेसीज काम कर रहे हैं। ये साफ जाहिर होता है कि ये एक गठबंधन है और धीरे धीरे करके ये जितने भी है ये पूरे विश्व में प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान समझ गया है कि उसने क्या करना है और पाकिस्तान बार बार अब खतरा भारत को है, इसमें कोई शक नहीं।
अब से 2 घंटे में लगभग 5:30 बजे ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन शुरू होगा। हमारी बड़ी खबर लगातार रहेगी इस पर नजर। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा और जनरल कुलकर्णी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। ये तालिबान की सरकार जितनी बंदूकें दिखाती है उतना ही अफगानिस्तान की महिलाओं से डरती है। ये खबर और बहुत कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। आज ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अध्यक्षता भारत कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रुख रखेंगे, क्या रुख होगा भारत का अफगानिस्तान के मुद्दे पर, क्या रुख होगा चीन का, रूस का, यह सब बहुत दिलचस्प होगा जानने का, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व एकजुट हो। चीन ने पहले ही कह दिया है कि वो $32 मिलियन की मदद करेगा, आर्थिक मदद करेगा अफगानिस्तान की। तो क्या इससे आतंक को बढ़ावा मिलेगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।